ठंड में क्रिसमस पर सेंटा लाए रजाई। दिसंबर की ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उत्तर भारत का एक छोटा सा मोहल्ला कविनगर सर्द हवाओं से कांप रहा। सुबह की धुंध ऐसी थी कि सामने खड़ा आदमी भी नजर न आए। इसी मोहल्ले में रहता था विक्रम, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी। वो बड़ा ही मेहनती मगर हालात का मारा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, 2 बच्चे पिंकी, गोलू और बूढ़ी अम्मा सुमित्रा रहती थी। प्रज्ञा सुबह सुबह अंगीठी सुलगा रही थी। अरे विक्रम, आज तो ठंड ने हद ही कर दी। देखो तो इसे जैसे अंगीठी भी जम गई हो। क्या करें सीता, ठंड तो ऐसे पड़ रही है जैसे हमसे कोई दुश्मनी निभा रही हो। वहीं झोपड़ी के एक कोने में अम्मा रजाई को कसकर ओढ़े खाट पर बैठी थी। हे भगवान, हमारे जमाने में भी ठंड पड़ती थी, पर ऐसी नहीं। अब तो हड्डियों में घुस जाती है सारी ठंड। अब समझ आया कि क्यों ठंड पड़ते ही लोग बुढ़ापे में टपकने लगते हैं। सुबह बाहर काफी कोहरा था और अब नेहा स्कूल जाने को तैयार हो रही थी, लेकिन उसकी ऊनी स्वेटर जगह जगह से फटी हुई थी, जिसमें कई छेद हो रखे थे। ये देख उसकी माँ बोली, बेटी आज बाहर बड़ी ठंड है और तेरी स्वेटर में भी छेद हो रखे हैं। ऐसा कर तू आज स्कूल जाना रहने दे। नहीं माँ, आज तो स्कूल में सेंटा क्लॉज आने वाले हैं। वो सबके लिए गिफ्ट लाएंगे, तो आज तो मैं जरूर जाऊंगी। क्या पता वो मेरे लिए भी कोई गिफ्ट लाए हो। अगर सेंटा आएंगे ना, तो मैं उनसे एक रजाई मांग लूंगी, ताकि हम सबको रात को ठंड में सोना न पड़े। ये सुनकर प्रज्ञा हल्की सी मुस्कान दबा गई। हाँ बेटिया, सेंटा आएगा, जरूर आएगा। प्रज्ञा ने अपनी बेटी को दिलासा दिया और उसे वहाँ से भेज दिया। दरअसल उनके घर में बस एक ही पुरानी रजाई थी, जो अम्मा के हिस्से थी। बच्चे रात को ठिठुरते रहते, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो घर में अन्न के अलावा और कुछ ला पाए। ऐसे ही दिन के समय मोहल्ले में शोर मच गया। पड़ोसी शारदा आंटी भागते हुए उनके घर आई। अरे प्रज्ञा, सुनाए, कल चर्च वाले गरीबों में कंबल बांटेंगे। सच? कब काकी? अरे कल शाम। पर तू तो जानती है सब लोग मुफ्त की चीजों के लिए कितनी भीड़ लगा कर रखते, तो वहाँ भीड़ बहुत होगी। जैसे ही विक्रम ने काकी की ये बात सुनी तो उसके मन में एक चिंगारी सी जली। काश कि हमें भी एक रजाई मिल जाए तो। उस रोज नेहा स्कूल पहुंची, जहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन था। जहाँ एक आदमी सेंटा बनकर स्कूल में सबको टॉफी बांट रहा था। टॉफी देख सेंटा से मासूम नेहा ने कहा, नहीं सेंटा, मुझे टॉफी नहीं चाहिए, मुझे तो रजाई चाहिए। आप मेरे लिए नई रजाई दे दो ना। मुझे और मेरे परिवार को बड़ी ठंड लगती है। हमारे पास एक ही रजाई है जो पुरानी हो गई है, और वो दादी के पास रहती है। वो बूढ़ी है ना, इसलिए। ये सुनकर वो आदमी बना सेंटा टॉफी देकर वहाँ से चला जाता है। मासूम नेहा उदास होकर घर आ जाती है। इधर शाम को गोलू अपने पिता से पूछता है, बाबा सेंटा सच में आता है ना? हाँ बेटा, आता है। ठंड में तो खास आता है। तो वो हमारे लिए भी कुछ लाएगा? विक्रम कुछ नहीं बोला। विक्रम, बच्चों को ठंड लग रही है, अगर इस साल भी रजाई नहीं मिली तो? मैं कोशिश करूंगा कुछ न कुछ जुगाड़ लगाने की, लेकिन बाकी चीजें तुम भगवान पर छोड़ दो। ऐसे ही रात गहरी हुई। हवा सीटी बजाती हुई खिड़कियों से टकराने लगी। गोलू ठंड से कांपते कांपते जाग गया। माँ, ठंड। प्रज्ञा ने उसे अपने पास खींच लिया, लेकिन एक ही रजाई में 4 लोग कैसे समाते। अम्मा ने धीरे से कहा, बहू ये लो, बच्चों को रजाई दे दो, मैं पुरानी शॉल से काम चला लूंगी। नहीं अम्मा, आपको ठंड लग जाएगी। मेरी हड्डियाँ अब ठंड सहने की आदी हैं, और इन बच्चों को इसकी ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर विक्रम की आंखें भर आईं। उस रात उसे ठीक से नींद ही नहीं आई। फिर अगली सुबह क्रिसमस था, जिसके चलते नेहा के स्कूल की छुट्टी थी। फिर सुबह होते ही विक्रम चर्च की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ठंड ऐसी थी कि सांस से भाप निकल रही थी। वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि लंबी कतार लगी हुई थी। विक्रम पीछे भीड़ में खड़ा था। सबको मिलेगा, धक्का मुक्की मत करो। लेकिन विक्रम लाइन में लगा रहा। फिर घंटों बाद उसकी बारी आई। भाई आज कंबल खत्म हो गए। भाई घर में बच्चे हैं, माफ करना, जिनके नसीब में था उन्हें पहले ही मिल गया। अब उदास होकर विक्रम खाली हाथ घर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में ठंड और बढ़ गई थी, मानो उसे चिढ़ा रही हो। आप आ गए जी, क्या हुआ, कंबल नहीं लाए? हमारी किस्मत ही खराब है सीता। फिर शाम को मोहल्ले में बच्चों का कार्यक्रम था। एक नौजवान सेंटा की ड्रेस पहन कर आया। नेहा और गोलू भीड़ में खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थी। सेंटा ने बच्चों में टॉफी बांटी, जिसे लेकर वो घर आ गए। नेहा ने घर आकर, माँ, ये सेंटा टॉफी देकर क्यों जाते हैं? मैं कब से उनसे रजाई मांग रही हूँ, क्या वो रजाई लेकर नहीं आएंगे? हमें कितनी ठंड लगती है। पता नहीं बेटी, अब तो बस हम उम्मीद कर सकते हैं। क्या पता इस बार सेंटा हम गरीबों की भी सुन ले। फिर जैसे जैसे शाम होने लगी, ठंड और ज्यादा बढ़ती गई। उस रात हवा में बर्फ सी चुभन थी, जिससे अम्मा को खांसी शुरू हो गई। सीता, अम्मा की हालत ठीक नहीं लग रही। काश एक और रजाई होती तो माँ जी को ये पुरानी इस छेद वाली रजाई में गुजारा नहीं करना पड़ता। फिर प्रज्ञा ने अम्मा को काढ़ा बना कर दिया, जिससे उन्हें थोड़ी गर्माहट मिली। विक्रम और प्रज्ञा अब ठंड में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहे थे।
मुझे लगता है ये सर्दियाँ भी हमारे बिना रजाई के ही कटेंगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन होगा जी? घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ। फिर विक्रम ने दरवाजा खोला। सामने वही सेंटा खड़ा था। जी आप कौन? सेंटा माय चाइल्ड, तुम्हारी हर मुसीबत का हल लेकर आया हूँ, ये लो रजाई। सच सच कहिए कौन है आप? तभी उसने अपनी दाढ़ी हटाई। वो कोई और नहीं बल्कि वही स्वयं सेवक था जो चर्च में कंबल बांट रहा था। साहब आप, भाई माफ करना, आज तुम्हारा चेहरा याद आ गया। ये लो एक नई रजाई तुम्हारे लिए। रजाई? आप तो सचमुच हमारे सेंटा निकले। नहीं भाई, सेंटा तो ठंड होती है, वही हमें एक दूसरे की याद दिलाती है। प्रज्ञा ने रजाई थाम ली जैसे कोई खजाना हो। वो काफी बड़ी और भारी रजाई थी जिसकी गर्माहट काफी अच्छी थी। देखो माँ, सेंटा आ गया। मैंने कहा था ना। हाँ मेरे बच्चों, सेंटा ने तुम्हारी सुन ली। बेटा आज समझ आया, ठंड इंसान को सिखा देती है कि दिल गर्म रखना चाहिए। विक्रम चुपचाप बैठा रहा। उसके भीतर सुकून की आग जल उठी थी। सुबह धूप निकली। रजाई में लिपटे बच्चे हंसते हुए उठे। आज ठंड भी मीठी लग रही है। उस मोहल्ले में लोग आज भी कहते हैं कि ठंड ने ही सेंटा को उनके घर भेजा था, क्योंकि कभी कभी ठंड सिर्फ शरीर नहीं दिल भी जमा देती है, और वही ठंड किसी अनजान हाथ से गर्माहट बनकर लौट आती है। सुमित ठंड में कांपता हुआ घर के अंदर आता है और आते ही अपनी पत्नी साधना से कहता है, साधना जल्दी से लकड़ी जला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आज तो मालिक ने मानो खून ही चूस लिया हो। बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठंड से हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अजी लकड़ी कैसे जला दूं जब घर में जलाने के लिए लकड़ियां ही नहीं है। आज पिताजी की तबीयत सुबह से बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उन्हें कई बार बोला है कि ठंड में ठंडे पानी से ना नहाया करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते। बीमार होने के कारण आज वो लकड़ियां लेने गए ही नहीं। पुराने जमाने के लोगों को जितना भी समझा लो, ये समझते ही नहीं है। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे घर में चूल्हा है और हम लकड़ी से आग जलाकर पानी गर्म करके नहा तो सकते हैं ना। लेकिन पिताजी तो सुनते ही नहीं। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाना उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती। हर साल यही परेशानी होती है। सुमित भी अपने पिता मनीष की चिंता कर रहा होता है कि तभी मनीष वहाँ पर आते हैं और सुमित से कहते हैं, अरे सुमित बेटा, इतनी चिंता मत कर मेरी। ये सर्दी जुकाम तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तेरा बाप बहुत सख्त जान है, इतनी जल्दी उसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो मेरी तबीयत खराब देखकर बहू ने मुझे लकड़ियां लेने के लिए जाने ही नहीं दिया। तभी वहाँ पर खांसते हुए राजू आता है और कहता है, माँ वो सब छोड़ो ना, अब तो ठंडी बहुत हो गई है और पिताजी भी आ गए। आप संदूक में से रजाई निकलवा दो ना। जी हाँ, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और चादर से ठंड खत्म नहीं होती है। वैसे भी चादर बिछ चुके हैं। हमारे घर में एक ही तो रजाई है, उसे निकाल लेते हैं। कम से कम पूरा परिवार उसे ओढ़कर सो तो पाएगा। अब साधना और सुमित मिलकर उस संदूक को खोलते हैं जिसके अंदर रजाई रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उसमें से 2-4 चूहे निकलकर इधर उधर भागने लगे। साधना ने जैसे रजाई को हाथों में उठाया, वह माथा पीटते हुए कहने लगी, अरे सत्यानाश हो इन चूहों का। एक ही तो रजाई थी हमारे घर में, वो भी इन्होंने खराब कर दी। अब मेरा गरीब परिवार क्या करेगा? इस फटी हुई रजाई में भला ठंड कैसे रुकेगी? अब रात भर ठिठुरना ही हमारी किस्मत में लिखा है। साधना बहू, अब जो है यही है। ठंड में गरीब परिवार की एक ही रजाई है और इसे ही ओढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसी भी हो। साधना ने अपने पूरे परिवार के ऊपर वो रजाई डाल तो दी, लेकिन उस रजाई में से बदबू आ रही थी और वो जगह जगह से फट चुकी थी, जिस वजह से पूरा परिवार रात भर ठंड में ठिठुरता रहा और उसे ओढ़ नहीं पाया। राजू रात भर खांसता रहा और सुमित बेचैनी से करवटें बदलता रहा। तभी अगली सुबह गांव का भीम, जो कि सुमित का दोस्त था, वो भागते हुए आया और कहने लगा, जल्दी चल सुमित, गांव के जो जमींदार है ना, उनके घर बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए वो गरीबों को मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे हैं। तू अपने परिवार को भी लेकर चल, तेरा नंबर भी आ जाएगा। हो सकता है तेरे पूरे परिवार को 4 अलग अलग रजाई मिल जाए। अगर ऐसा ना भी हुआ तो पूरे परिवार के हिस्से में एक रजाई तो आ ही जाएगी। सुमित ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को लेकर जहाँ जमींदार जी मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे थे वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार ठंड में लाइन में लग जाता है। लेकिन मौसम की मार थी या प्रकृति का अत्याचार कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है और उसका पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। राजू ने कांपते हुए कहा, माँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड तो हमारी उस झोपड़ी में भी नहीं लगती जिसमें जगह जगह छेद हो रहे हैं। माँ कुछ करो ना। बेटा बस थोड़ा सा इंतजार कर ले,
जैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा हम रजाई लेकर यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद उस रजाई के अंदर हम आराम से सोया करेंगे। वो लोग काफी देर तक बारिश और ठंड में खड़े रहते हैं और जब तक उनका नंबर आता है किस्मत से एक ही रजाई बचती है और जमींदार वो रजाई सुमित के परिवार को दे देता है। राजू बहुत ज्यादा खुश था और अपनी झोपड़ी में उस रजाई के साथ आकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा पूरा परिवार एक रजाई के अंदर सोया करेगा तो हमारी ठंड बहुत आराम से निकल जाएगी क्योंकि रजाई बहुत गर्म जो है। हाँ मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान का साथ है हमारे पास और ये गर्म रजाई। पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा खुश था और उस रात को पूरा परिवार ठंड में एक रजाई के अंदर बहुत ही आराम से सोता है। सबको बहुत ही सुकून की नींद आती है। सुबह जैसे ही साधना उठती है तो वो सुमित को काम पर जाने के लिए उठाती है। अजी उठ जाइए, सुबह हो गई, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? इतना आलस करना भी अच्छा नहीं होता है। अरे साधना, सोने दो, बहुत दिनों के बाद तो इतनी गर्मी में नींद आई है, सोच रहा हूँ छुट्टी कर लूं। छुट्टी करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी तनख्वाह कटती है और हमारे राजू की पढ़ाई में दिक्कत आती है, फिर पिताजी की दवाइयों का भी तो देखना है। चुपचाप उठ जाइए और काम पर जाइए, वरना मैं इस रजाई पर पानी डाल दूंगी और उसके बाद वो हफ्ते भर तक नहीं सूखेगी। सुमित ये बात सुनकर डर जाता है और चुपचाप उठकर काम पर चला जाता है। वहीं मनीष दोपहर में लकड़ियां काटने चला जाता है। राजू स्कूल गया हुआ था और साधना ने सोचा अभी तो घर पर कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी नई रजाई को थोड़ी देर धूप लगने के लिए धूप में डाल दूं। इस बहाने ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। वैसे भी इतनी मेहनत से मिली है, थोड़ी देर धूप में रहेगी तो इसकी नमी दूर हो जाएगी और ये और भी आरामदायक लगेगी। साधना ये बोलकर अपनी रजाई को बाहर रस्सी पर धूप में डाल देती है ताकि उस पर थोड़ी सी धूप लग जाए और वो ठीक हो जाए और साधना घर के काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद राजू आ जाता है और उसका भी खेलने की वजह से रजाई पर ध्यान नहीं जाता और सुमित आकर खाना खाता है और वो भी रजाई के बारे में नहीं पूछता। रात के समय जब सोने की बारी आती है तो मनीष ने कहा, अरे बहू, रजाई कहाँ है? हमारी रजाई तो लाओ, उसके बिना तो हमें नींद नहीं आएगी। वैसे भी वो रजाई कहीं नजर नहीं आ रही। पिताजी, मैंने वो रजाई धूप में रख दी थी ताकि वो थोड़ी ठीक हो जाए, मैं अभी लेकर आती हूँ। साधना जैसे ही बाहर उस रजाई को देखने के लिए जाती है तो उसे वो नजर नहीं आती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोरों से चीखती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका पूरा परिवार बाहर आता है और सुमित कहता है, क्या बात हो गई है साधना, तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है जी, देखो ना हमारी रजाई चोरी हो गई। ठंड में पूरा परिवार एक रजाई का इस्तेमाल कर रहा था, अब हम क्या करेंगे? साधना बहुत रोती है लेकिन उन लोगों को वो रजाई नहीं मिलती। मनीष, सुमित और राजू जगह जगह जाकर उस रजाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब नाकाम होते हैं। अब पूरा परिवार ठंड में ठिठुर रहा होता है और सुमित कहता है, क्या जरूरत थी साधना तुम्हें वो रजाई धूप में रखने की? वैसे भी नई रजाई को धूप में कौन रखता है? तुम्हारी वजह से देखो आज हमारा परिवार फिर से ठंड में ठिठुर रहा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम तो फिर भी गुजारा कर लेंगे लेकिन राजू का क्या होगा? जी मुझे क्या पता था कि इस घर में इंसानों से ज्यादा चोर रहते हैं जिसे इस गरीब परिवार पर थोड़ा भी तरस नहीं आएगा और वो ऐसा काम करेंगे। मेरी एक छोटी सी गलती ने आज हमें फिर उसी पुरानी भयानक ठंड के हवाले कर दिया है। पूरा परिवार ठंड में तड़प रहा होता है कि तभी जमींदार वहाँ पर आता है और कहता है, अरे सुमित, कैसा है तू? और तुम सब लोग इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आपको क्या बताएं जमींदार जी, पूरे परिवार में ठंड से बचने के लिए एक ही रजाई थी, वो भी आपने दी थी। आज वो रजाई भी बाहर से चोरी हो गई, अब हमारा क्या होगा? जमींदार ने हंसते हुए सुमित से कहा, सुमित, लगता है तेरा भाग्य उतना भी बुरा नहीं है जितना तू सोचता है। मैंने पूरे गांव में रजाई और कंबल बांटे थे लेकिन सिर्फ तेरा परिवार था जिसे एक ही रजाई मिली थी और फिर जब और रजाइयां मैंने मंगवा ली तो सोचा तेरे हिस्से की बची हुई 3 रजाइयां तुझे घर पर आकर दे जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद गरीब परिवार के चेहरे पर चमक आ जाती है क्योंकि उन्हें उम्मीद की एक नई रोशनी मिली थी। जिसके बाद जमींदार अपने आदमी को आवाज लगाता है और उसका आदमी 3 रजाई लेकर आता है। अरे वाह, जमींदार जी तो बहुत अच्छे हैं। अब हमारे घर में 3-3 रजाई है और अब हम लोगों को ठंड नहीं लगेगी। जमींदार भी प्यार से राजू के सर पर हाथ रखता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राजू के परिवार को अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। सुमित सारा दिन मेहनत करता और रात में उसका परिवार आग जलाकर रजाई में बैठा करता था। सुमित अब अलग रजाई में सोया करता और राजू अपनी माँ साधना के साथ एक रजाई ओढ़ता और मनीष एक अलग रजाई में सोया करता था। लेकिन साधना ने कभी भी वो पुरानी रजाई जो चूहे ने कुतर दी थी उसे फेंका नहीं और हमेशा संभाल कर रखा, एक याद की तरह।
वो रजाई उन्हें हमेशा उस मुश्किल समय की याद दिलाती थी जब एक छोटी सी रजाई में उनका पूरा परिवार सिमटकर सोया करता।